हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित दैया। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वर्ड एक्सेंट एंड इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन अलोंग विद वीक फॉर्म्स इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी ग्रामर का। तो ये बहुत BA फाइनल ईयर में आता है और 5th सेमेस्टर में। तो पहले करते हैं वर्ड एक्सेंट एंड इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन। तो चलिए करते हैं शुरू। अब आप यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स हैं। तो आपको देखने में तो ऐसे लग रहा होगा कि एक्सपोर्ट ही तो लिखा हुआ है, वो एज ए नाउन है एज ए वर्ब है, तो क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अ चेंज इन द स्ट्रेस ऑल्सो ब्रिंग्स अ चेंज इन द वोवल साउंड्स। जब हम किसी चीज़ को जोर देकर बोलते हैं तो वोवल साउंड में भी चेंज आ जाता है। एक्सेंटेड सिलेबल विल टेक अ स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर वोवल साउंड। Hence, stress on the first syllable will sound as x, whereas the unaccented syllable will have a weaker vowel sound like x. तो फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट और सेकंड जो है वो एक्सपोर्ट। Similar changes in vowel sounds will occur in the second syllable as it is accented in the verb category. तो जो बोलने का तरीका है हमारा, एक्सपोर्ट बोल रहे हैं तो नाउन है, एक्सपोर्ट बोल रहे हैं तो वर्ब है। क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स पे जब जोर दिया तो वो नाउन है और पोर्ट पर जब हमने ज़ोर दे के बोला तो वो वर्ब है। सो अगर हमें मतलब इस तरीके से करना है तो हमें डिक्शनरी को यूज़ करना होगा। स्ट्रेस और प्रोनाउंसिएशन जो है वो वर्ड्स की कैसे करनी होती है, ये मैं आपको एक लिस्ट देने जा रही हूँ, उसको देख के आप करें। तो हमें जो है ना कि ये देखना है कि हमने कहाँ पर स्ट्रेस देना है और कहाँ पर नहीं देना है। अगर यहाँ पर एग्जांपल से हम दोबारा देखें, एक्सपोर्ट तो मतलब नाउन, एंड इफ़ वी से एक्सपोर्ट तो वी विल से वर्ब। क्योंकि नाउन में आप देखेंगे कि एक्स पे जो है बोल्ड में लिखा गया है, तो इसका मतलब उस पर स्ट्रेस दिया गया है, वो जो नाउन है। और वर्ब में जो एक्सपोर्ट में पोर्ट पर जो है बोल्ड लिखा गया है, तो यहाँ पर पोर्ट पर जोर दे के बोला जाएगा तो वो वर्ब होगा। यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हैं, एब्सेंट, एड्रेस, कंपाउंड, एट्सेट्रा। तो इनको अगर आप मतलब डिक्शनरी में देख के करेंगे, आपको प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ लगाना है, नाउन्स और वर्ब्स के तरीके से ट्रांसक्राइब करके लिखना है, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे वीक फॉर्म्स इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आपको सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, कोई नहीं, इसको हम करते हैं तो आपको क्लियर होगा। वर्ड्स व्हेन सीक्वेंस्ड एज एन अटरेंस कैरी देयर स्ट्रेस। जब हम किसी भी शब्द को बोलते हैं इंग्लिश में, हम इंडियंस तो कम स्ट्रेस दे के बोलते हैं, लेकिन आप किसी रियल ब्रिटिश इंसान की जो है प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, अमेरिकन लोगों की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो अपने वर्ड्स पर स्ट्रेस दे के बोलते हैं, किसी किसी वर्ड पर, किसी पर स्ट्रेस नहीं देते हैं। It means that if there are 7 words, all 7 will have a stressed syllable and there will be 7 primary stressed syllables in that utterance. जब हम बोलते हैं, मान लो हमारे पास कोई 7 शब्द हैं और सबके सबको हम जो है ज़ोर दे के बोलते हैं, तो हम कहेंगे कि 7 की 7 हमारे प्राइमरी स्ट्रेस्ड syllable हैं बोलने में। Weak forms are syllable sounds that become unstressed in connected speech and are often then pronounced as a schwa or an unstressed central vowel such as the e in the moment. तो वीक फॉर्म्स क्या होती हैं? वो सिलेबल साउंड्स होती हैं बच्चों, जो कि अनस्ट्रेस्ड होती हैं। सिलेबल क्या होता है कि किसी भी एक शब्द को जब हम 2 या 3 टुकड़ों में बांट दें तो उसको हम कहते हैं कि उसमें मतलब कि एक सिलेबल है, 2 सिलेबल है या 3 सिलेबल है। और जो जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, स्ट्रेस नहीं देते हैं, मतलब कि यूजुअली प्रोनाउंस तो करेंगे लेकिन स्ट्रेस नहीं देंगे, उसको अनस्ट्रेस्ड सेंट्रल वोवल को हम श्वा भी कहते हैं। तो जैसे कि मोमेंट शब्द है, मोमेंट शब्द में ई पर हमने ज़ोर नहीं दिया है, तो ये क्या है? ये एक अनस्ट्रेस्ड सेंट्रल वोवल है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि ये है, व्हाट डू यू वांट टू डू ओवर द वीकेंड। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट डू जो है वो वीक फॉर्म है और जो सेकंड डू है उस पर स्ट्रेस है। तो मतलब कि व्हाट डू यू वांट टू डू ओवर द वीकेंड, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा। इसका मतलब कि भाई तुम क्या करना चाहते हो इस वीकेंड के दौरान। तो क्या करना चाहते हो पे जोर है, तो जो सेकंड डू है वो जो है स्ट्रेस्ड है और जो फर्स्ट डू है वो हमारा वीक फॉर्म है। नोट ऑल साउंड्स कैरी इक्वल स्ट्रेस इन अ वर्ड। जितने एक वर्ड में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे साउंड्स पे स्ट्रेस ही दिया जाए।
Similarly, all stressed syllables in an utterance do not carry equal stress. In a simple sentence, only one syllable carries maximum strength. This syllable is known as the tonic syllable. जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस होता है, वहाँ पर अगर एक ही सिलेबल पर मैक्सिमम जोर दे के बोला जाता है तो उसको बोला जाएगा टोनिक सिलेबल। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि ट्रांसक्राइब कैसे करते हैं वर्ड्स को, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें वर्ड्स को कैटेगराइज करना आ जाएगा कि कौन सा वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। और स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं जैसे कि प्रोपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरीज, आर्टिकल्स, इनको जो है वीक फॉर्म में ही प्रोनाउंस किया जाता है क्योंकि इसमें मेन कंटेंट सेंटेंस का नहीं होता और नॉर्मली ये स्ट्रेस्ड नहीं होता है। तो इस टेबल से हम समझते हैं कि कंटेंट या स्ट्रेस्ड वर्ड्स और फंक्शन या अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स कौन से होते हैं। तो जो स्ट्रेस्ड वर्ड्स होते हैं वो यूजुअली वर्ब्स मतलब कि क्रिया, नाउन्स संज्ञा, एडजेक्टिव्स विशेषण, एडवर्ब्स क्रिया विशेषण, क्वेश्चन वर्ड्स जिससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रपोजिशनल एडवर्ब्स और नेगेटिव्स जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेस्ड वर्ड्स होते हैं। और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, prepositions एंड प्रोनाउंस। तो इससे हम जो है बहुत इजीली ये चीज़ कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट वर्ड्स विद वीक फॉर्म्स आर, जैसे कि है तो वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म आई। तो इस टेबल से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म बी की हमें लिखनी है तो बी, और उसकी जो वीक फॉर्म होगी बी। और द, जो द की स्ट्रॉन्ग फॉर्म है दैट इज़ दी एंड वीक फॉर्म इज़ द। तो ये हमें देखना है कि हम किसके साथ इसको अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक और टेबल है जिससे कि हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म को कर सकते हैं। उसको पहले ट्रांसक्राइब करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि कैसे बोला जा रहा है। जैसे कि अगर शुड बोल रहे हैं हम तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, और शुड बोल रहे हैं तो वो वीक फॉर्म है। वॉज जो है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और वॉज बोल देंगे तो वो वीक फॉर्म है। इस तरीके से हमें करना है इसको। These weak forms help in creating melody or rhythm in English language. Some languages are syllable timed, मतलब कि ये जो वीक फॉर्म्स होती हैं ये जो है रिदम या फिर हम कहेंगे कि एक मेलोडी जो होती है, एक धुन जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज में वो लेके आती है। और कुछ लैंग्वेजेस तो वो सिलेबल बेस्ड ही होती हैं कि किस सिलेबल को ज़्यादा टाइम दे के बोलना है। यूजुअली हम रिदम को कैसे समझते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक बीट जो है वो निकलती है। म्यूज़िक वाले स्टूडेंट इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। द रिदम प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड एज मैंशनड अबव मेक्स इंग्लिश अ स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज। तो किस कभी एक स्ट्रेस्ड वर्ड आ रहा है फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि इंग्लिश को हम स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज कह सकते हैं। तो स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज में क्या होता है, रफली एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम होता है हर स्ट्रेस के बीच में एक सेंटेंस में। और जैसे कि लेकिन जो एज़ कम्पेयर टू अ सिलेबल टाइम लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, टर्किश और वेस्ट इंडियन इंग्लिश है, वहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि उन लैंग्वेजेस में क्या होता है कि वहाँ पर सिलेबल्स को जो प्रोड्यूस किया जाता है वो स्ट्रेस डिफरेंस का उस पर असर नहीं पड़ता। सेंटेंस स्ट्रेस इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन फ्लुएंसी एज स्पोकन English with only strong form has wrong rhythm, sounds unnatural, and does not help the listener to determine emphasis or meaning. The melody or rhythm is studied as intonation. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम स्ट्रॉन्ग इंग्लिश ही यूज़ की जाए, वीक इंग्लिश का भी यूज़ होना ज़रूरी है। क्योंकि एक तरह की ही जो इंग्लिश का जो एक्सेंट है वो अगर हम यूज़ करते रहेंगे, स्ट्रेस्ड सिलेबल ही यूज़ करते रहेंगे, तो वो इंग्लिश जो है अननेचुरल लगेगी। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। आई विल कीप रनिंग डाउन द पाथ टू द एंड ऑफ द रोड। तो यहाँ पर जितने भी बोल्ड में जो वर्ड्स हैं वो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं, और हम देखेंगे कि
नंबर ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो है वो 1 to 2 जो है वो यहाँ पर वेरी कर रहा है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो द है वो 3 बार आया है सेंटेंस में, और ये अनएक्सेंटेड पोजीशन पे भी है, मतलब वीक फॉर्म में भी है, और ये जो है इस ज़्यादातर वीक फॉर्म में ही है इसमें। और जब दूसरी वर्ड्स की हम बात करें जो अनएक्सेंटेड फॉर्म में है, तो वहाँ पर क्या है कि रिदम जो है वो रेगुलर हो जाती है। और यहाँ पर विल देखिए आप, वीक फॉर्म वर्ड है लेकिन यहाँ पर एक्सेंटेड पोजीशन में है ये, तो इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोला जाएगा। फंक्शन वर्ड्स टू एंड डू टेक स्ट्रॉन्ग फॉर्म बिफोर द वोवल साउंड्स एंड वीक फॉर्म आफ्टर कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब ये है कि जो टू है और जो डू है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ले लेते हैं अगर उनसे पहले कोई वोवल साउंड आती है तो, और वीक फॉर्म लेते हैं अगर वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड के बाद आते हैं तो। और प्रेपोजिशन जो है वो एक वीक या स्ट्रॉन्ग फॉर्म ले लेती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वीक फॉर्म में ही होती है एक्सेंटेड प्रोनाउंस से पहले। जैसे कि शी इज़ स्टिल वर्किंग फॉर दैम, शी इज़ स्टिल वर्किंग फॉर दैम। दैम पे स्ट्रेस है और जो फोर प्रपोजिशन है वो वीक फॉर्म में दी गई है। अंडरस्टैंडिंग व्हेन दीज वर्ड फॉर्म्स नीड टू बी एक्सेंटेड एंड व्हेन दे नीड टू रिमेन अनएक्सेंटेड कैन बी ट्रिकी। जैसे कि आई कैन डू इट, द वीक फॉर्म ऑफ कैन इज़ नॉर्मल but the strong form would convey that the statement is assertive and that the doer is fully able to do something. कैन एक मॉडल है, ऑक्सिलरी है, तो इस वैसे तो एज़ पर रूल वीक फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन अगर इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में मतलब कि स्ट्रेस्ड फॉर्म में दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो डूअर है उसको सब कुछ जो है करने की कैपेबिलिटी है। और तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म जो होती हैं वो इंटेंशन ऑफ द स्पीकर को डिनोट करता है। अगर कैन पे ज़ोर दे के बोला जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर डूअर की कैपेबिलिटी, करने वाले की कैपेबिलिटी है उस काम को करने की। नहीं तो जो कैन है एज़ पर रूल मॉडल या ऑक्सिलरी है तो ये हमेशा वीक फॉर्म में ही आना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें कि हमने 2 टॉपिक करे हैं कवर।